हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे उसकी गेम डेव टीम से बेरहमी से निकाल दिया गया और उसकी आखिरी पे भी मार ली गई। पर तभी वो खुद को एक डूम्सडे कमांडर के रूप में पाता है, जबकि बाकी लोग अभी भी छिपे हुए हैं और ज़ॉम्बीज से डरे हुए हैं। वो एक एलीट स्क्वाड को समन करके शुरुआत करता है, ठीक उसी वक्त जब उसके पुराने टीममेट सोच रहे होते हैं कि वो सड़कों पर भूखा मर रहा होगा। वो तो शहर को वापस जीतने के लिए एक स्टील टॉरेंट को कमांड कर रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने गलती से एक फेंके हुए नॉविस ट्रेजर चेस्ट पर क्लिक कर दिया। यहाँ हम डोंगलिन टाउन की वेस्टलैंड दुनिया को देखते हैं, जहाँ एक टूटे हुए आंगन के कोने में साफ आसमान के नीचे ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वॉन दीवार से सटा खड़ा है, उसका चेहरा टेंशन से पीला पड़ा है। 1 मीटर से भी कम दूरी पर एक ज़ॉम्बी के गुर्राने की आवाज़ उसका साये की तरह पीछा कर रही है। ऐसा लगता है कि वो टाइम ट्रैवल करके इस वेस्टलैंड में गेम के लॉन्च होने से 1 साल पहले पहुंच गया है। वो अपनी सांसें धीमी रखने की कोशिश करता है, उसका मन शक से भरा है। ये सब बहुत अचानक हुआ। एक पल वो गेम में चेस खोल रहा था, एक लाल लाइट चमकी और अगले ही पल वो यहाँ था। ऊपर देखने पर उसे आसमान में एक बड़ा काउंटडाउन लटकता हुआ दिखता है। 364 डेज, 11 आवर्स और 55 मिनट्स। ये वो समय है जब बेटा प्लेयर्स यहाँ आएंगे। दीवार के उस पार से गुर्राने की आवाज़ सुनकर उसका शरीर अकड़ जाता है और दिमाग तेजी से चलने लगता है। यह असल में एक होलोग्राफिक गेम था जहां एक तबाही ने दुनिया को बर्बाद कर दिया था। सच तो यह है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा बुरी है। बाहर की आवाज़ उसे वापस होश में लाती है। वो यहाँ कैसे पहुंचा? ये छोड़कर उसे अब यहाँ से निकलना होगा। अपनी कमजोरी को सहते हुए वो कुछ मीटर दूर एक छोटी 2 मंजिला बिल्डिंग की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ता है। सामने का दरवाजा आधा खुला है, लकड़ी सड़ चुकी है, जिससे अंदर के अंधेरे और बिखरे हुए सामान की झलक दिख रही है। वो खुद से कहता है कि अंदर कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, वरना उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अपने दुखते सिर को पकड़कर वो झुककर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। आवाज ना हो इसलिए वो एक लंबी सांस लेकर धीरे से खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पीठ सीधी करता है, उसकी नजर बाहर के नज़ारे पर पड़ती है। दीवार के बाहर वो जम जाता है। दुनिया टूटी फूटी और जख्मी है, जहां गाड़ियों का मलबा बिखरा पड़ा है। ये रियलिज्म कुछ ज्यादा ही है और इसका असर गेम में महसूस किए गए किसी भी अनुभव से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। 7-8 मॉन्स्टर्स सड़क पर घूम रहे हैं, जिसमें वो भी शामिल है जो ठीक दीवार के पीछे था। वो मॉन्स्टर जो पहले उससे सिर्फ कुछ ईंटों की दूरी पर था, अब अपना सिर घुमा रहा है जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। बेचान के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रुकावटों को फांदता है और घर के अंदर घुस जाता है। वो उस क्रीचर के मुड़ने से ठीक पहले दरवाजे के पीछे छिपने में कामयाब हो जाता है और अपनी सांस रोक लेता है। घर में इतनी शांति है कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। वो राहत की सांस लेता है, पर बाहर उस मॉन्स्टर की हरकतें उसका खून सुखा देती हैं। जब वो दीवार को पकड़कर ठीक उसी कोने को देखता है जहां वो अभी खड़ा था, उसकी लाल आंखें ठंडी हैं और मुंह से गंदा थूक टपक रहा है। कोई शिकार न मिलने पर वो आखिर में मुड़ जाता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऑफिशियल लॉन्च से पहले ये मॉन्स्टर्स इतने अजाइल होंगे। वो खुद को खुशनसीब मानता है कि वो तेज था। एक वेटरन प्लेयर होने के नाते वो जानता है कि ये तो बस शुरुआत है। इस वेस्टलैंड का असली इम्तिहान रात को शुरू होता है और वायान समझ जाता है कि उसे जल्दी रिकवर होकर एक सेफ हाउस ढूंढना होगा, वरना वो सुबह तक नहीं बचेगा। रात की दहाड़े कोई मजाक नहीं है, इसलिए वो अपने कांपते शरीर को अंदर के कमरे में ले जाता है और एक सोफा पर गिर जाता है। उसका सिर तेज दर्द से फट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिमाग में अनगिनत प्लेन्स और कैनन्स गरज रहे हों। धमाकों का एक शोर उसकी दिमागी हालत बिगाड़ने की धमकी दे रहा है। पसीने से उसके कपड़े भीग जाते हैं और वो दर्द में तड़पने लगता है। वो अपने दांत भींचता है, ये सोचते हुए कि क्या वो यहाँ आते ही म्यूटेट होने वाला है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और उसका होश खोने लगता है। और तभी एक मेंटल इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के वक्त एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, प्लीज क्लेम योर रिवॉर्ड्स। अचानक उसका दिमाग साफ हो जाता है। उसे एक कमांड सेंटर, ट्रेजर चेस्ट बनाने के लिए बिल्डिंग्स और भर्ती करने के लिए सोल्जर्स दिखते हैं। शायद यही उसका असली एडवांटेज है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अपने विजन में दिख रहे डेटा पैनल को देखते हुए वो अपना ध्यान लगाता है और उसे तुरंत खोलता है। इंटरफेस एकदम सिंपल है, जिसमें सिर्फ 3 अनलॉक्ड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक पावर स्टेशन, बैरक्स और एक फर्नेस। पर जैसे ही वो करीब से देखता है, बाहर से एक आवाज गूंजती है। एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, क्योंकि आंगन वाले मॉन्स्टर ने उसे ढूंढ लिया है। ये समझकर कि वो अब देर नहीं कर सकता, वो बिना झिझके पैनल की तरफ मुड़ता है और क्लिक करता है। वो लेवल 1 कमांडर पैक क्लेम करता है, जिससे उसे एक ट्रूप बंडल, एक बैरक्स ब्लूप्रिंट और 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। सच कहूं तो टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। एक सोच के साथ वो ट्रूप पैक खोलता है। एक चकाचौंध करने वाली सफेद लाइट एक चमकते हुए पोर्टल में बदल जाती है और अंदर से 5 साये निकलने लगते हैं। एक सिस्टम वार्निंग आती है कि चूंकि बैरक्स अभी तक नहीं बनी है, इन यूनिट्स के पास राशन और एम्यूनिशन की कमी रहेगी। पोर्टल गायब हो जाता है और नए रिक्रूट्स अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते हैं। काले मिलिट्री कोट्स और गैस मास्क पहने 4 आदमी
जिनके हाथों में ताकतवर एनर्जी राइफल्स हैं। वे सब एक साथ वायन को सल्यूट करते हैं। उनके बगल में एक खूंखार 2 मीटर लंबा वुल्फ हाउंड खड़ा है, जिसका सिर गर्व से ऊंचा है और आंखों में एक शिकारी वाली तेजी है। वो कुत्ता पूरी वफादारी के साथ आसपास का जायजा लेता है। अचानक वो उछलकर वैन के पीछे पहुंच जाता है और अपनी पीठ सिकोड़कर सामने वाले दरवाजे की तरफ धीरे से गुर्राता है। चारों रिक्रूट्स अपनी राइफल्स उठाते हैं, जो चार्ज होते ही लाल रोशनी से चमकने लगती हैं। वायन पीछे मुड़ता है, तभी एक लाल आंखों वाला मॉन्स्टर कमरे में घुस आता है। वो उन्हें गोली चलाने का ऑर्डर देने ही वाला होता है, पर शोर से भीड़ इकट्ठा होने के डर से वो खुद को रोक लेता है। वो आखिरी सेकंड में अपना कमांड रोक लेता है। जैसे ही मॉन्स्टर झपट्टा मारता है, वुल्फ हाउंड बिजली की तरह कूदता है और उसे अपनी ताकत से जमीन पर पटक देता है। ये एक खूंखार नज़ारा है। एक जोरदार वार के साथ उसके नुकीले दांत मॉन्स्टर की गर्दन पर गड़ जाते हैं और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकती है, 10 पॉइंट्स मिल गए हैं। वैन यकीन नहीं कर पाता कि एक मिलिट्री डॉग इतना खतरनाक हो सकता है। उसकी उदासी गायब हो जाती है और वो अगले कदम की तैयारी करता है। बैरक्स क्लेम करने के लिए पैनल खोलते ही उसकी उंगलियों पर बिल्डिंग का एक हरा फैंटम दिखने लगता है। दरवाजे की दरार से देखते हुए वो बाहर की दुनिया का मुआयना करता है। खंडहर ढलते सूरज की बेरहम रोशनी में नहाए हुए हैं और सड़कों पर दर्जनों ज़ॉम्बीज बिना किसी मकसद के घूम रहे हैं। सीधे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। उसे समझ आता है कि बैरक्स को आंगन में ही लगाना होगा। वक्त कम है और उसे अंधेरा होने से पहले आसपास के खतरों को खत्म करके अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। खोने के लिए समय नहीं है। वो अपनी स्क्वाड के सामने चलता है, पर जैसे ही वो ऑर्डर देने वाला होता है, ऊपर से कुछ गिरने की हल्की आवाज आती है। वो तुरंत अपना हाथ उठाता है। ऊपर कोई मॉन्स्टर है। एक इशारे के साथ वो कुत्ते और रिक्रूट्स को अपने पीछे आने का साइन देता है और धूल भरी धुंधली सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। आधे रास्ते पर पहुंचते ही कुत्ता अचानक जोर से भौंकने लगता है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो दूसरी मंजिल की तरफ भागता है, जहां वो देखता है कि मिलिट्री डॉग अपनी पीठ सिकोड़े कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ गुर्रा रहा है। रिक्रूट्स अपनी राइफल्स रक्षात्मक मुद्रा में उठा लेते हैं। खिड़की से छनकर आती धूप की मदद से वान को आखिर में परछाइयों में दुबका हुआ एक पतला कांपता हुआ शरीर दिखता है। वो शख्स बार बार बड़बड़ा रहा है, पास मत आना। जैसे ही वाइन उस इंसान का चेहरा पहचानता है, उसे गहरा झटका लगता है। ये शाव है और चूंकि वो डर के मारे बेहोश हो गया है, वीन उसके जागने का इंतजार करने का फैसला करता है। उसे दीवार के सहारे टिकाने के बाद वो अपनी टीम को ऑर्डर्स देता है। एक आदमी को सपोर्ट के लिए पीछे रुकना होगा, जबकि बाकी सबको बाहर जाकर आसपास के खतरों को साफ करना होगा। सच तो यह है कि अभी शांत रहना बहुत जरूरी है। वो उन्हें याद दिलाता है कि जब तक जरूरत ना हो गनफायर से बचें और मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट्स पर मेले स्ट्राइक्स करें। एक कड़क अंडरस्टूड के साथ पांचों बाहर निकल जाते हैं। जहां एक संतरी पहरा देता है, वहीं बाकी रिक्रूट्स उस छोटी बिल्डिंग से किसी शेर की तरह बाहर निकलते हैं। मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए झपटते हैं, पर उन्हें जवाब में लोहा मिलता है। ये नए रिक्रूट्स एक ठंडी मैकेनिकल एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। वे हालात को इतनी सटीकता से संभालते हैं कि नतीजे पर कोई शक नहीं रहता। लड़ाई की आवाज़ें गूंजती हैं और सिस्टम नोटिफिकेशंस तेजी से चमकती हैं, जो दिखाती हैं कि उसके पॉइंट्स बार बार बढ़ रहे हैं। ये जीत की एक लयबद्ध गिनती है। उन्हें खतरों को घास की तरह काटते देख वायन को तसल्ली मिलती है। अगर 4 यूनिट्स ऐसा कहर बरपा सकती हैं, तो एक बड़ी आर्मी सब कुछ वापस जीत सकती है। आंगन की दीवार के पीछे खड़े होकर उसकी आंखों में एक महत्वाकांक्षा चमकती है। वो अपना मन शांत करता है और सावधानी से बैरक्स को खाली जगह पर सेट करता है। एक चमकदार सफेद रोशनी फूटती है और बैरक्स का एक विशाल फैंटम जमीन से ऊपर उठता है, जो पूरे आंगन को घेर लेता है। कंस्ट्रक्शन में 3 घंटे का इंतजार लगेगा। अपने पॉइंट्स को 2180 तक पहुंचते देख वो अपना अगला कदम तय करता है। उसके दिमाग में इस वेस्टलैंड में बचने का इकलौता तरीका एक बड़ी फौज बनाना है। हालांकि उसे अंदाजा नहीं है कि कुछ घरों की दूरी पर एक छत से हरे धुएं में लिपटा एक म्यूटेटेड क्रीचर उसे अपनी ठंडी नजरों से देख रहा है। वो क्रीचर एक अजीब सी खांसी करता है और फिर मौत जैसी खामोशी में गायब हो जाता है। रास्ता तय होने के बाद वेचन जानता है कि अब एक्शन लेने का वक्त है। बचे हुए दिन के उजाले का फायदा उठाते हुए वो मिलिट्री डॉग को साथ लेकर पास में सामान इकट्ठा करने का फैसला करता है। उस छोड़े हुए कस्बे में मौत की महक फैली हुई है। खंडहरों के बीच से निकलते हुए वो आखिर में एक टूटी हुई गाड़ी के पास रुकता है। अचानक एक नाम उसके दिमाग में चमकता है, जिससे सर्वाइवर्स के दिल दहल जाते हैं। एक स्मोकर। बिना सोचे वो अपना आधा शरीर गाड़ी की खिड़की के अंदर डालता है। वो एक एक्स की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर उसे छूने से पहले ही उसे अपनी गर्दन के चारों ओर एक हिंसक जकड़न महसूस होती है। एक लंबी कोड़े जैसी चीज जिससे जहरीला धुआं निकल रहा है उसके चारों ओर लिपट गई है। वो चीज का गला घोंटती है और उसे पास के एक होटल की तरफ खींचने लगती है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और दम घुटने लगता है। वो अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर संघर्ष करता है, लेकिन जहरीले धुएं की वजह से उसकी ताकत खत्म होने लगती है। ऐन मौके पर मिलिट्री डॉग गुर्राते हुए आगे बढ़ता है। एक ताकतवर वार के साथ कुत्ता उस अजीब अंग को चीर देता है, जिससे वेचिन उस स्मोकर की पकड़ से आजाद हो जाता है। होटल की गहराई में वो क्रीचर गुस्से में फुंकार मारता है।
अपने हमले में नाकाम होने के बाद स्मोकर उसे घूरता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। कुत्ता गुस्से में भौंकता है और उसका पीछा करने के लिए तैयार है, पर WSN उसे वापस बुला लेता है। वो कुत्ते को रुकने का ऑर्डर देता है और वो अनिच्छा से उसके पास आकर पहरे पर खड़ा हो जाता है। उसकी गर्दन में जलन और दर्द हो रहा है और वो खांसने लगता है। वो खुद को संभालता है और खड़ा होता है। उसे तुरंत अपने रिक्रूट्स को वापस बुलाना होगा। ऐसे म्यूटेंट द्वारा शिकार किया जाना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। उसे महसूस हो रहा है कि अंधेरे से कोई उसे घूर रहा है। सच तो यह है कि इस बार उसकी इंट्यूशन एकदम सही है। दूर एक ऊंची बिल्डिंग में 3 लोग इकट्ठा हैं। एक आदमी खिड़की से झांकते हुए वैन की दिशा में बड़े अचरज से देख रहा है। उसने शुरुआत के जाल से लेकर बचने तक सब कुछ देख लिया है। वो तुरंत अपने साथियों को बुलाता है और बताता है कि बाहर एक सर्वाइवर है। वो समझाता है कि कैसे उस आदमी ने स्मोकर को भगा दिया, या यूं कहें कि उसके कुत्ते ने भगा दिया। वो सोचता है कि क्या वो जानवर कोई म्यूटेटेड बीस्ट है। कमरे के अंदर बिखरे बालों वाली एक औरत बिना ऊपर देखे सामान पैक कर रही है। वो उसे सपने देखना बंद करने और आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वे यहाँ नहीं रुक सकते। वो कहती है कि आज सब कुछ अजीब लग रहा है और उन्हें अंधेरे से पहले सेफ हाउस पहुंचना होगा। वो उसे याद दिलाती है कि सबकी नज़र उसकी तरह तेज नहीं होती। आदमी बेचैन हो जाता है, पर दीवार के सहारे खड़ा एक बूढ़ा आदमी अपना काम रोकता है और भारी आवाज में बोलता है। वो उन्हें निकलने के लिए तैयार होने को कहता है। वो कहता है कि अगर बाहर कोई और सर्वाइवर्स हैं भी तो भी वे उनकी मदद नहीं कर सकते। सेफ हाउस पूरा भर चुका है और वे बस उस अजनबी को दुआ दे सकते हैं। कमरा शांत हो जाता है। बस बूढ़े आदमी की अपनी ब्लेड तेज करने की आवाज़ आ रही है। वो जवान लड़का खामोश हो जाता है और आखिरी बार वैन की तरफ देखता है। अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिससे वो जम जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, आंखें फटी रह जाती हैं और वो लड़खड़ाते हुए दूसरों को रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे पूरी तरह हथियारों से लैस सोल्जर्स दिख रहे हैं, और वो भी एक से ज़्यादा। जैसे ही वो आदमी बोलता है, औरत के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं और उसका पूरा ध्यान भटक जाता है। वो तेज़ी से ऊपर देखती है और उसी पल पत्थर पर बूढ़े आदमी की ब्लेड की आवाज़ भी थम जाती है। बाहर कड़ी धूप कस्बे की सूनी सड़कों पर बरस रही है। हवा में सड़न की भारी महक है। वेचन तुरंत अपने 3 रिक्रूट्स को वापस बुलाता है और उन्हें पेरीमीटर पर पेट्रोल करने और खंडहरों से आने वाले आम ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच मिलिट्री डॉग उसके हर कदम की रखवाली कर रहा है और वो आसपास के इलाके में स्कैवेंजिंग करने और टेरेन को मैप आउट करने के लिए निकलता है। सच कहूं तो वो अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता है और आसमान में अंधेरा छाता है, हमें डोंगलिन टाउन के अंदर ज़ॉम्बी होर्ड्स में हलचल और उन्हें आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इन मरे हुए लोगों की भीड़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बैरिकेड्स पर गहरी दरारें पड़ने लगी हैं और दूसरी तरफ से भारी टक्करों की आवाज़ें गूंज रही हैं। बढ़ते अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और भी भयानक छिपा है। हवा में अजीब सी डरावनी हंसी गूंजती है, जो अपनी जगह बदल रही है, जैसे सेफ हाउस में कोई कमजोर कड़ी वीक पॉइंट ढूंढ रही हो। ये एक ऐसी आवाज़ है जिसे सुनकर किसी का भी खून जम जाए। शेल्टर के काफ़ी अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा सर्वाइवर्स कोने में दुबके हुए हैं, इतने डरे हुए कि सांस तक नहीं ले पा रहे। उनमें से 2 छोटी लड़कियां लाचारी में एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। वो कांपते हाथों से अपना मुंह ढंक रही हैं, अपने सिसकियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके रोने की दबी हुई आवाज़ ही उस भारी सन्नाटे को तोड़ रही है। हम वापस वानम के पास चलते हैं, जो ज़मीन पर गिर पड़ता है और हाँफ रहा है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि फर्श साफ है या नहीं। उसका शरीर थकान से चूर है और उसकी मसल्स में दर्द हो रहा है। उसने एक भरे हुए बैग को कसकर पकड़ा हुआ है। ये उसकी मेहनत से हासिल की हुई लूट है। सप्लाईज को देखकर उसे राहत महसूस होती है, जिससे उसकी थकान थोड़ी कम हो जाती है। ये ट्रिप सिर्फ खाने के लिए नहीं थी। अब उसे आसपास की बिल्डिंग्स की अच्छी समझ हो गई है। उसके दिमाग में अपनी फ्यूचर डिफेंसिव लाइन के लिए एक प्लान तैयार होने लगा है। अब उसे बस उस छोटी बिल्डिंग में वापस जाना है और बैरक्स का कंस्ट्रक्शन पूरा होने का इंतजार करना है। अपनी सांसें बहाल करते हुए वो अपनी प्रोग्रेस चेक करने का फैसला करता है। वो कमांडर्स पैनल खोलता है, लेवल 1, जहां उसके पॉइंट्स 30 पर हैं। लेकिन देखते ही देखते नंबर्स तेजी से ऊपर बढ़ने लगते हैं। उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि उसके पॉइंट्स 100 से ज्यादा बढ़ गए हैं। चूंकि एक आम ज़ॉम्बी 10 पॉइंट्स का है, तो हिसाब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि सिर्फ 3 घंटों में उसके 3 रिक्रूट्स और एक डॉग ने 100 से ज्यादा ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया है। किसी भी लिहाज से ये एक बहुत अच्छी दोपहर रही। उसने लगभग पूरा इलाका साफ कर दिया है। वो एक गहरी सांस लेता है। आखिरकार उसे एहसास होता है कि ये रिक्रूटेड यूनिट्स उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। वो समझ जाता है कि वो अब एक नॉविस प्लेयर की तरह नहीं सोच सकता। जहां आम सर्वाइवर्स कुछ ज़ॉम्बीज के सामने संघर्ष करते हैं और जान जाने का खतरा बना रहता है, वहीं उसके रिक्रूट्स बिना एक गोली चलाए 6 से ज़्यादा दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं। जब वो ये हिसाब लगा रहा होता है, तभी मिलिट्री डॉग अचानक धीरे से भौंकता है। वे चिन्ह हकीकत में वापस आता है और डॉग की नज़र का पीछा करते हुए बिल्डिंग के एक अंधेरे कोने की तरफ देखता है, जहां एक अजीब सी लंबी और पतली परछाई खड़ी है। अचानक अंधेरे से एक अजीब और डरावनी खांसी की आवाज़ आती है। ये इतनी खौफनाक आवाज़ है कि कोई भी वॉस्टलैंड स्कैवेंजर डर के मारे जम जाए और अपनी जान बचाकर भागे।
हालांकि डॉग बस अपनी खूंखार आंखों के साथ नीचे झुक जाता है, उसमें कोई डर नहीं है। पास में ही गश्त लगा रहे रिक्रूट्स तुरंत रिएक्शन देते हैं और अपनी राइफल्स को एक साथ ऊपर उठाते हैं। उनकी मजल सीधे उस परछाई की ओर होती है, लेकिन अगले ही पल वो आकृति मुड़ती है और गायब हो जाती है। वेन इस पूरे वाकये के दौरान शांत रहता है। पिछले नाकाम हमले के बाद से ये स्टॉकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। 3 घंटे से भी कम समय में ऐसा कम से कम 10 बार हो चुका है। किस्मत से उसके रिक्रूट्स और डॉग सुरक्षा की एक लोहे की दीवार आयरन वॉल की तरह खड़े हैं। उस जीव को अभी तक हमला करने का कोई मौका नहीं मिला है। अगर उसे इस बात का डर नहीं होता कि गोलीबारी से ज़ॉम्बीज़ की भीड़ होड़ आ जाएगी, तो उसने बहुत पहले ही उन्हें गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया होता। लेकिन इस मॉन्स्टर की तुलना में शहर के अंदर से आने वाली दहाड़ें कहीं ज़्यादा डरावनी हैं। उनकी संख्या कल्पना से परे है। जैसे जैसे आसमान काला पड़ता है, वो वापस जाने का फैसला करता है। वो सबको अलर्ट रहने और उसके पीछे आने का ऑर्डर देता है। रिक्रूट्स और डॉग तुरंत जवाब देते हैं और वान अपना सामान उठाकर अपने बेस की तरफ तेजी से कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो कोने से ओझल होते हैं, वो स्टॉकर उस काली बिल्डिंग से फिर बाहर निकलता है। उसके चारों ओर एक दम घोटने वाली हरी धुंध है और उसकी आंखें ठंडी लाल रोशनी के साथ चमक रही हैं, जो उसी दिशा में टिकी हैं जहां वेइन गया था। वो फिर से शिकार शुरू कर देता है। रास्ते में उन्हें कोई और रुकावट नहीं मिलती और वो सही सलामत उस छोटी बिल्डिंग में वापस पहुंच जाते हैं। आंगन के अंदर बैरक्स की परछाई अभी बन रही है और उसमें से ठंडी धुंध निकल रही है। आसपास की झाड़ियां और टूटी हुई दीवारें एक रहस्यमय फील्ड की वजह से पूरी तरह बराबर हो गई हैं। दूसरी मंजिल पर पहरा दे रहा रिक्रूट वायन को वापस आते देखता है और एक डिसिप्लिन मिलिट्री सैल्यूट देता है। वेट नॉट्स के साथ जवाब देता है और जल्दी से इलाके को स्कैन करता है कि सब सुरक्षित है या नहीं। वो चैन की सांस लेता है और बैरक्स पैनल खोलता है। कंस्ट्रक्शन का 2 मिनट 29 सेकंड का समय बाकी है। आसमान पूरी तरह काला हो चुका है। दूर से आने वाली चीखें रुक नहीं रही हैं और अचानक चली हवा डॉमलिन टाउन को एक घुटन भरे प्रेशर से भर देती है। रिक्रूट्स के मास्क के पीछे से उनकी भारी सांसें और डॉग के गुर्राने की आवाज़ माहौल को और भी गंभीर बना रही है। वेन को पता है कि बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। वो यहाँ सिर्फ इंतजार नहीं कर सकता। अपनी बेचैनी को दबाते हुए वो दूसरी मंजिल पर शाओ को देखने जाता है। भूख और सदमे की वजह से वो अभी भी बेहोश है। शुक्र है कि उसे बुखार नहीं है। वो उसे थोड़ा पानी देता है और फिर सामान को अनपैक करना शुरू करता है। वो दिन भर की लूट हॉल को चेक करता है। 3 पानी की बोतलें, 4 सख्त ब्रेड के टुकड़े, एक रहस्यमय सूखा मांस, नमक की एक थैली और दुनिया खत्म होने से पहले की एक लिमिटेड एडिशन फिगरीन। वो इन चीज़ों से काफ़ी संतुष्ट है। कम से कम इस बंजर दुनिया वेस्टलैंड में उसका सर्वाइवल अब तय है। ज़ॉम्बीज़ से भरे एक दूर दराज के शहर में खाना और पानी मिलना ही किस्मत की बात है। ऊपर से वो फिगरीन जैसा रेयर सामान मिलना और भी बड़ी बात है। पैकेजिंग पर हरी प्याज पकड़े हुए उस लड़की को देखकर उसके मन में अजीब से भाव आते हैं। एक तरह से वो घर की किसी पुरानी दोस्त जैसी लग रही थी। तभी सिस्टम की मैकेनिकल आवाज़ उसके कानों में गूंजती है। बैरिक्स कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। लेवल 1 यूनिट रिक्रूटमेंट अनलॉक हो गया है। यूनिट पैनल अब एक्टिव है। कमांडर द्वारा पहला कंस्ट्रक्शन डिटेक्ट हुआ। कमांडर सूट तोहफे में मिलता है। कृपया तुरंत क्लेम करें। वार्निंग, कमांडर ने पावर स्टेशन नहीं बनाया है। करंट एनर्जी खत्म होते ही बैरिक्स काम करना बंद कर देगा। इन अलर्ट से वो परेशान नहीं होता, बल्कि एक राहत की सांस लेता है। हर्ड अभी तक नहीं आई है, इसलिए अभी भी वक्त है। वो जल्दी से अपना सामान समेटता है और अपनी सेना तैयार करने के लिए बैरक्स पैनल पर ध्यान लगाता है। रात होते ही मरे हुए लोगों का सैलाब उमड़ने लगता है। शहर के अंदर एक पुराने सीवर सेफ हाउस का भारी दरवाजा ज़ॉम्बीज़ की वजह से अंदर की तरफ मुड़ गया है। उसमें कई सेंटीमीटर चौड़ी दरार आ गई है। जैसे ही दरवाजा टूटने की कगार पर पहुंचता है, हर किसी के दिल पर डर बैठ जाता है। वहीं एक दूसरे सीवर एंट्रेंस पर बहुत तेज बदबू आ रही है। 2 सर्वाइवर्स लाशों के ढेर के पास से सुरंगों के जरिए तेजी से निकल रहे हैं। एक कुबड़ा बूढ़ा आदमी जिसके पास एक ब्लेड है और एक औरत जिसके पास सामान का बैग है। उन्हें तुरंत सेफ हाउस वापस पहुंचना होगा। अचानक आगे बढ़ रहा बूढ़ा आदमी रुक जाता है। वो जल्दी से दीवार के सहारे झुकता है, अपनी लाइट बंद करता है और औरत को करीब रहने का इशारा करता है। सुरंग के कोने से भारी और लड़खड़ाते कदमों की आवाज आती है और सड़ने की वो बदबू गूंजती है। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो सोचता है कि अचानक इतने सारे कहां से आ गए। वो अपने ब्लेड को कसकर पकड़ता है और औरत को पीछे आने का इशारा करता है। वापस बेस पर वायन तरीके से काम कर रहा है। वो रिक्रूटमेंट पैनल खोलता है जहां यूनिट की जानकारी सामने आती है। रिक्रूट्स 100, मिलिट्री डॉग्स 200, इंजीनियर्स 500 और हैवी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स 1000 पॉइंट्स। 3000 पॉइंट्स के साथ वो 26 नए रिक्रूट्स और 2 मिलिट्री डॉग्स ले सकता है। वो सोचता है कि क्या 30 यूनिट्स की फायर पावर आज रात के हमले की पहली लहर फर्स्ट वेव को झेल पाएगी। फिर वो बिल्डिंग पैनल चेक करता है और पाता है कि पावर स्टेशन के लिए 800 पॉइंट्स चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक फैसला लेता है। स्टेशन बनाना तो ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं। वो सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है और पूरे 3000 पॉइंट्स रिक्रूटमेंट में झोंक देता है। जैसे ही बैरक्स में कंपन शुरू होता है, वान ऊपर देखता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो खास धातु स्पेशल मेटल के खंभों से बना एक बड़ा बैरक्स देखता है।
काले और लाल रंग का एक ठंडा और रहस्यमयी स्ट्रक्चर जो अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। भारी लोहे के दरवाजे धीरे से खुलते हैं और ठंडी धुंध बाहर निकलती है। उस धुंध के बीच से एक रिक्रूट दौड़ते हुए बाहर आता है। वो सिपाही सीधे उसके पास आता है और एक शानदार मिलिट्री सैल्यूट देता है। गैस मास्क के पीछे से एक दबी हुई आवाज में रिक्रूट के आने की सूचना मिलती है। इसे सुनकर वायान के दिल में एक जोश भर जाता है। जैसे ही वो बोलने के लिए तैयार होता है, दरवाजे फिर खुलते हैं और दूसरा रिक्रूट बाहर आता है, फिर तीसरा और चौथा। जब तक 10वां रिक्रूट बाहर आता है, दूर धुंध में छिपे एक स्मोकर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसकी खांसी अचानक रुक जाती है। जब 20वां रिक्रूट लाइन में शामिल होता है, माहौल पूरी तरह बदल चुका है। स्मोकर समझ जाता है कि उसने काफी देख लिया है और बिना पीछे मुड़े वहां से खिसक जा रहा है। हालांकि वेन को यह अंदाजा नहीं है कि उसकी नई आर्मी ने एक शिकारी को पहले ही डरा दिया है। इसके बाद उसका खास कमांडर सूट उसके सामने आता है, जिसमें एक बड़े कैलिबर की हैंडगन है जो दिखने में बहुत मजबूत है और करीब 40 सेंटीमीटर लंबी है। उस हथियार का साइज ही उसकी आंखों को अपनी ओर खींच लेता है। सच कहूं तो ये बहुत ही कमाल का हथियार है। वो उसे लेता है और अपनी संतुष्टि छुपा नहीं पाता। उसकी सख्त शक्ल आखिरकार थोड़ी नरम होती है जब वो पूरा गियर पहन लेता है। अब तक रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है और सैनिक तैयार है। एक सिपाही को छोटी शियाओं की सुरक्षा के लिए छोड़कर 29 रिक्रूट्स 3 डिसिप्लिन लाइनों में उसके सामने खड़े हैं, अपने कमांडर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। 3 मिलिट्री डॉग्स उनके बगल में चौकन्ने होकर बैठे हैं। सेना की इस ताकत को देखकर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी एलीट फौज का नेतृत्व कर रहा हो। बिना वक्त गंवाए वो एक और रिक्रूट को बैरक्स की सुरक्षा के लिए छोड़ता है और अपने इस मजबूत ग्रुप को 100 मीटर दूर बिल्डिंग्स के झुंड की तरफ ले जाता है। उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये डिफेंसिव लाइन के लिए एक परफेक्ट जगह है। यही एकमात्र रास्ता है जहां से मरे हुए लोग यहां आ सकते हैं। बैरक्स को एक आधार मानकर और पुरानी बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करके वो एक यू शेप ट्रैप बनाता है। अगर ज़ॉम्बीज अंदर आए तो उनका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। शांत रात में रिक्रूट्स के भारी कदमों की आवाज गूंज रही है। इसी बीच शहर के किनारे एक संकरी गली में हालात इतने ठीक नहीं है। वॉन्ग रूअर नाम का एक सर्वाइवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो पसीने से तरबतर है। उसकी बदकिस्मती है कि एक चालाक और क्रूर स्टॉकर उसका पीछा कर रहा है। बहुत कम लोग ऐसे जीव का सामना करके बच पाते हैं। जैसे ही वॉन्ग रूई को आगे निकलने का रास्ता दिखता है, उसके पीछे से एक कान फाड़ने वाली चीख आती है। वो डर के मारे पीछे मुड़ता है और देखता है कि स्टॉकर की लाल आंखें एक साये की तरह उसकी ओर लपक रही हैं। वो इतनी तेज रफ्तार से आता है कि उसका दिमाग सुन रुक जाता है। जैसे ही वो हार मानकर अपनी आंखें बंद करता है, 100 मीटर दूर से एक आवाज आती है। एक तेज मिलिट्री विसल रात के सन्नाटे को चीर देती है और उसके तुरंत बाद गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जैसे गोलियों की एक दीवार अंधेरे में खड़ी हो गई हो। वो स्टॉकर हवा में ही रुकने पर मजबूर हो जाता है और घबराहट में पास की एक बिल्डिंग से जा टकराता है। वॉन्ग रूई अपनी धड़कती छाती के साथ गली से भागने का मौका पकड़ लेता है। हम वापस मेन फ्रंट पर चलते हैं, जहां डिफेंसिव लाइन पूरी तरह तैयार है। वेम तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा है और नीचे चांदनी में डूबी सड़क को देख रहा है। अचानक अंधेरे की गहराइयों से एक गड़गड़ाहट गूंजती है, जिसके बाद हजारों कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई सुनामी आ रही हो। आने वाली भीड़ इतनी बड़ी है कि पूरी बिल्डिंग कांपने लगती है। फिर एक ट्रेन की सीटी जैसी तीखी चीख हवा को चीर देती है। मरे हुए लोगों की दहाड़ बिजली की कड़क की तरह पूरे इलाके में फैल जाती है। वेटन की नजरें ठंडी पड़ जाती हैं जैसे ही सड़क के आखिर से पहला सड़ा गला ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। फिर दूसरा और तीसरा। मरे हुए लोगों का एक अंतहीन सैलाब, जैसे पाताल से कोई बाढ़ आ गई हो, उसकी डिफेंसिव लाइन की तरफ तेजी से बढ़ता है। इतनी दूर से भी सड़ने की वो भयानक बदबू बर्दाश्त के बाहर है। माना कि ये उसका पहला एनकाउंटर नहीं है, पर यह विजुअल इम्पैक्ट देखकर उसके हलक में जान आ गई। वो खुद को याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ है। अपने दाएं हाथ में अपनी लार्ज कैलिबर हैंडगन कसकर पकड़ते हुए वो बाएं हाथ से अपनी मिलिट्री विसल उठाता है और एक गहरी सांस लेता है। वो एक तेज और चुभने वाली सीटी बजाता है जो रात की खामोशी को चीर देती है और मरे हुए लोगों की कराह को दबा देती है। ये सभी यूनिट्स के लिए फायर शुरू करने का सिग्नल है। जैसे ही विसल की आवाज गूंजती है, दोनों तरफ की बिल्डिंग्स में छिपे हुए रिक्रूट्स एक साथ हमला कर देते हैं। उनकी एनर्जी राइफल्स अंधेरे में आग की लपटें उगलने लगती हैं। इन मजल फ्लैशेस की रोशनी में उस होड़ के पीले और टूटे हुए चेहरे साफ नजर आते हैं। उनकी डरावनी शक्लें सामने आ जाती हैं। गोलियों की आवाज की गूंज पूरी सड़क पर सुनाई देने लगती है। वो स्वॉर्म पल भर के लिए हिचकिचाता है और फिर उन बिल्डिंग्स की तरफ लपकता है जहां से फायर आ रहा है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर डिफेंडर्स तैयार हैं। रिक्रूट्स की हिफाजत में तैनात मिलिट्री डॉग्स ज़ोंबीज को अंदर आते देख जोर से दहाड़ते हैं। वो अपने जानलेवा क्लॉज और टीथ के साथ हवा में छलांग लगाते हैं। कुत्ते पहली वेव को बेरहमी से चीर देते हैं और अपनी फर से वो काला खून झटकते हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही हैं और वो अगले टारगेट पर टूट पड़ते हैं। सिस्टम इंटरफेस पर पॉइंट्स बहुत तेजी से ऊपर जाने लगते हैं। ये तबाही की एक धुन की तरह है और वियॉन इसका कंडक्टर है। अपनी ऊंची जगह से वो अपनी कमांडर्स पिस्टल का इस्तेमाल करके उन ज़ोंबीज को ढेर कर रहा है जो बहुत करीब आ जाते हैं। साथ ही वो अपने बढ़ते हुए पॉइंट टोटल पर भी नजर रखे हुए है। जैसे ही काउंट 100 पहुंचता है, वो तुरंत
रिक्रूटमेंट बटन दबा देता है। हॉर्ड उम्मीद से ज्यादा बड़ा है और उसे फायर सपोर्ट कम नहीं होने देना है। बैरक्स के लोहे के दरवाजे बार बार खुलने लगते हैं और नए रिक्रूट्स की एक फौज बाहर निकलकर सीधे बैटल लाइन में शामिल होने के लिए भागती है। जब वहां जंग जारी है, हमारा ध्यान बैरक्स के पास एक छोटी सी बिल्डिंग पर जाता है। दूसरी मंजिल पर सिया शियाओ आखिरकार होश में आता है और घबराया हुआ सा उठता है। चांदनी की हल्की रोशनी में उसे खिड़की के पास एक सोल्जर का साया दिखता है जो हाथ में राइफल लिए चुपचाप खड़ा है। कमजोरी से कांपते हुए शियाओ का हाथ जमीन पर किसी चीज से टकराता है। उसे अपने पास पानी की एक बोतल और ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ मिलता है। वो सोल्जर लड़के की हलचल से बिल्कुल बेखबर है। वो रिक्रूट अपनी राइफल को मजबूती से पकड़े हुए पूरी वफादारी से अपनी पोजीशन बचाने के ऑर्डर को पूरा कर रहा है। उसी वक्त पास के एक अबैंडन होटल में वॉर्म रूअर ऊपर से ये सब देख रहा है। वो खिड़की से सोल्जर्स की उस भीड़ को देख रहा है जो फ्रंट लाइन की तरफ भाग रही है। वो एक्साइटमेंट से कांप रहा है। इतने सारे लोग कहाँ से आए? लगता है शायद डोंगिन टाउन सच में बच जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, उसके ठीक पीछे साए में से एक अजीब और डरावनी खांसने की आवाज आती है। वॉन्ग ब्रूअर वहीं जम जाता है और डर के मारे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मोर्चे पर गोलियों की आवाज और तेज हो गई है, जैसे जैसे रात और काली हो रही है और होड़ बेकाबू होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरे डिस्ट्रिक्ट के राक्षस इस शोर की तरफ खिंचे चले आए हैं। ये सड़क के बीचों बीच एनर्जी वेपन्स और म्यूटेटेड फ्लैश की एक खूनी टक्कर है। हाई पावर्ड एनर्जी राउंड्स उन जिंदा लाशों के परखच्चे उड़ा रहे हैं और उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। पास के एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक रिक्रूट की राइफल खाली हो जाती है। जैसे ही वो स्पेयर बैटरी के लिए हाथ बढ़ाता है, पीछे से एक ज़ोंबी हमला करता है। वो राक्षस अपना जबड़ा खोलता है, पर सोल्जर जरा भी नहीं घबराता। वो पूरी फुर्ती से अपनी राइफल स्टॉक से उस हमले को रोकता है और एक जोरदार लात मारकर दूरी बनाता है। फिर वो अपनी बैनेट से उस राक्षस के आर पार वार कर देता है। वो ज़ोंबी वहीं ढेर हो जाता है और फर्श पर काला खून फैल जाता है। वो अपनी ब्लेड बाहर खींचता है, तभी नीचे से बहुत शोर सुनाई देता है। लाल आंखों वाले ज़ोंबीज की एक बड़ी भीड़ सीढ़ियों से ऊपर आने लगती है। ये देखकर कि उसकी राइफल अभी भी खाली है, वो रिक्रूट अपनी चमकती हुई ट्रेंच शवल निकाल लेता है और सीधे उस भीड़ पर हमला कर देता है। उसी बिल्डिंग में नीचे के हालात और भी खराब हैं। इंट्रूडर की ताकत बढ़ने की वजह से मिलिट्री डॉग्स अब पीछे हटने लगे हैं। एक कुत्ते को ज़ोंबीज के झुंड ने घेर लिया है। उसका शरीर जख्मों और दांतों के निशानों से भरा है। उसका प्रोटेक्टिव आर्मर फट चुका है, फिर भी वो जानवर लड़ना नहीं छोड़ता। अपने कमांडर के आखिरी ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो आखिरी दम तक जूझता है। धीरे धीरे उसकी गुर्राहट कम होने लगती है और उसकी ताकत जवाब दे जाती है। एक आखिरी सिसकी के साथ वो कुत्ता आखिरकार शांत हो जाता है और जंग के मैदान में शहीद हो जाता है। ये खौफनाक नज़ारा पूरी डिफेंसिव लाइन पर दिख रहा है। रिक्रूट्स और डॉग्स की संख्या तेजी से कम हो रही है और उनका घेरा टूटने लगा है। मोर्चे के पीछे वेइन का चेहरा उतरा हुआ है। उसकी अपनी एम्यूनिशन खत्म हो चुकी है और वो बैरक से नए एनर्जी सेल्स आने का इंतजार कर रहा है। डिफेंसिव लाइन के दोनों तरफ वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। आखिरी दो बचे हुए रिक्रूट्स अंधेरे में फायर कर रहे हैं, पर उसका कोई खास असर नहीं हो रहा। वो होड़ को नहीं रोक पा रहे, बल्कि उस शोर से राक्षस और भी पागल हो रहे हैं। वेन को एहसास होता है कि रात गहरी होती जा रही है और उसका रैली पॉइंट अभी भी खाली है। राक्षस अब पूरी तरह से बेकाबू होने वाले हैं। जैसे ही वो उन दो रिक्रूट्स को पीछे हटने और रीग्रुप करने का ऑर्डर देने वाला होता है, तभी हवा में एक लयबद्ध आवाज गूंजती है। सड़क की दूसरी तरफ से मार्चिंग बूट्स की तेज आवाज आती है। वेइन को बड़ी राहत महसूस होती है। आखिरकार रीइंफोर्समेंट्स पहुंच गई हैं। कदम से कदम मिलाते हुए नए रिक्रूट सामने आते हैं। मोर्चे पर पहुंचते ही वो तुरंत कॉम्बैट स्टैंसेस ले लेते हैं। वो बिना किसी झिझक के अपनी राइफल तान लेते हैं। वेन अपनी मिलिट्री विसल उठाता है और एक तीखी सीटी बजाता है। सड़क पर रिक्रूट्स की नई लाइनें फायर करने के लिए तैयार है। उनकी उंगलियां ट्रिगर दबाती हैं और जैसे ही होड़ उनके पास पहुंचता है, आग की लपटें निकलती हैं। उस जोरदार फायर की वजह से सामने आ रहे ज़ोंबीज लड़खड़ाने लगते हैं। एनर्जी राउंड्स रोशनी की एक दीवार बना देते हैं जो राक्षसों की पहली लहर को गाजर मूली की तरह काट देती है। ये एक ज़रूरी बेरहमी है। जब पहले ग्रुप की राइफल्स रिचार्ज हो रही होती हैं, दूसरा वेव तैयार रहता है। विचान की अगली विसल पर वो भी गोलियों की बौछार कर देते हैं। लाल चमक अंधेरी को चीर देती है और गोलियों की गर्जना ज़ोंबीज की चीखों को दबा देती है। अचानक जंग का रुख बदलने लगता है। खिड़कियों पर जो दबाव था वो पल भर में गायब हो जाता है। वेन अपना ध्यान वाउस कमांडर्स इंटरफेस पर लगाता है। उसका रैंक लेवल 1 पर है, पर पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं, 10, 50, 60। वो इतनी तेज हैं कि सब धुंधला दिखने लगता है। देखते देखते वो 1000 पॉइंट्स का आंकड़ा पार कर लेता है। ये जानते हुए कि रफ्तार ही जंग की रूह है, उसकी उंगलियां स्क्रीन पर दौड़ती हैं और वो बार बार रिक्रूट आइकन को दबाता है। 1000 पॉइंट्स खर्च होते ही पीछे की खामोश बैरक्स फिर से जिंदा हो जाती है। दरवाजों से ठंडी भाप निकलती है और हथियारों से लैस रिक्रूट्स का एक नया दस्ता बाहर आता है। वो दौड़ते हुए फ्रंट लाइंस की तरफ जाते हैं ताकि टूटती हुई डिफेंसिव लाइन को सहारा दे सके।
अब एक एक सेकंड कीमती है। अचानक मदद की एक पुकार बीच में ही रुक जाती है। साए में से एक म्यूटेटेड विप जैसा टेंटिकल बाहर आता है और एक आदमी की गर्दन लपेटकर उसे दूसरी मंजिल की तरफ खींच लेता है। पास के 3 रिक्रूट्स आवाज सुनते ही डिफेंसिव पोस्चर में आते हैं। चांदनी में एक अजीब सी हरी धुंध के बीच खिड़की के पास एक टेढ़ा मेढ़ा साया खड़ा है। ये वही स्मोकर है जो पहले वेन का पीछा कर रहा था। वो आदमी हवा में लटका हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए पैर चला रहा है। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर वो सैनिकों की तरफ गिड़गिड़ाती नजरों से देखता है। सोल्जर्स के गैस मास्क के पीछे से उनके सांस लेने की भारी आवाज सुनाई देती है। ये लोग बिना किसी सवाल के ऑर्डर्स मानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनमें इंट्यूशन की कमी है। वो एक दूसरे को देखते हैं, एक खामोश फैसला लेते हैं और एक साथ अपनी एनर्जी राइफल्स उठा लेते हैं। वो निशाना साधकर फायर करते हैं। गोलियां सीधे स्मोकर को लगती हैं और वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है और उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो आदमी अचानक आला धोकर नीचे गिर पड़ता है और हाँफने लगता है। स्मोकर नफरत भरी नजरों से इंसानों को देखता है और फिर साये में भाग जाता है। रिक्रूट्स उसे चुपचाप जाते हुए देखते हैं। एक सोल्जर अपनी फॉर्मेशन तोड़कर उस गिरे हुए आदमी की तरफ बढ़ता है। वो सर्वाइवर डर के मारे जम जाता है, क्योंकि सोल्जर सावधानी से उसकी तरफ राइफल ताने हुए आ रहा है। इसी बीच मेन डिफेंसिव लाइन पर जंग और तेज हो गई है। सड़क पर रिक्रूट्स क्रॉसफायर पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जोरदार हमले के सामने राक्षसों के ढेर लगते जा रहे हैं। जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट्स मैदान में आ रही हैं, पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं और हालात काबू में आ रहे हैं। वेन को समझ आ जाता है कि अब काउंटर अटैक का वक्त आ गया है। वो चारों तरफ देखता है, जहां पहले शोर था वहां अब खामोशी है। ज़ोंबीज का सफाया अभी बाकी है और उसके रिक्रूट्स को अभी और लड़ना है। इन सोल्जर्स के लिए जंग के मैदान में जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। इसी बीच कुछ 100 मीटर दूर एक गली में कोई और भी दिख रहा है। एक विशाल राक्षस जिसका दायां हाथ बहुत भयानक है, एक कोने में छिपा है। वो अचानक अपना सिर उठाता है, जैसे उसे दूर से किसी चीज का एहसास हुआ हो। वो राक्षस एक सांड की तरह दहाड़ता है और अपने टारगेट की तरफ दौड़ पड़ता है। वेन अपना कंस्ट्रक्शन पैनल खोलकर अपनी चीजें चेक करता है। बैरिक्स का एनर्जी लेवल 61% पर है। वो हिसाब लगाता है कि अगर इसी रफ्तार से खर्च होता रहा तो फैसिलिटी काम बंद कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो मैदान में मौजूद हर यूनिट को जरूरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। तभी अचानक एक नया खतरा 30 मीटर के अंदर आ जाता है। ये एक चार्जर है। वाइन का चेहरा उतर जाता है और वो अपने आदमियों को हटने के लिए चिल्लाता है, पर वो राक्षस इतनी तेज है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। कई रिक्रूट्स हवा में उछल जाते हैं। चार्जर एक सोल्जर को पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। मातम मनाने का वक्त नहीं है। डिफेंसिव लाइन में एक बड़ा गैप बन जाता है और होड़ उसका फायदा उठाने के लिए दौड़ता है। इस नाजुक मोड़ पर वेचन अपने विसल दांतों तले दबाता है और एक जरूरी सिग्नल देता है। रिक्रूट्स अपने हथियार घुमाते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। सामने वाले ज़ोंबीज तुरंत ढेर हो जाते हैं और हालात फिर से संभलने लगते हैं। बिना एक पल की देरी के वेचन अपनी कमांडर्स पिस्टल निकालता है। वो निशाना साधता है। उस राक्षस ने एक और रिक्रूट को पकड़ लिया है और उसे कुचलने ही वाला है। वो रुकता है। उसे ऊपर से आती एक ठंडी और जानलेवा नजर महसूस होती है और वो अपना सिर उठाता है। 5 एक्सप्लोजिव शॉट्स एक के बाद एक सुनाई देते हैं। चार्जर को सीधे गोलियां लगती हैं और उसका भारी शरीर आखिरकार जमीन पर गिर पड़ता है। धूल उड़ती है और 300 पॉइंट्स उसके खाते में जुड़ जाते हैं। वेन शांति से अपना हथियार वापस रख लेता है और वहां से हट जाता है। मोर्चे के पीछे वोंग रुई एक कोने घबराया हुआ दुबका बैठा है और एक राइफल की नाल के साए में पसीने 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 हो रहा है। वो पूरी तरह से शॉक में देख रहा है कि कैसे मेटल स्ट्रक्चर्स से निकलकर हथियारबंद सोल्जर्स लगातार बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने सच में एक चार्जर को मार गिराया था। एक ठंडी और बेजान आवाज उससे पूछती है कि वो कौन है। वोंग रुअर ये देखकर चौंक जाता है कि ये वही आदमी है। हालांकि उसका हुलिया अब पूरी तरह बदल चुका है। उसकी नजरें किसी हाई रैंकिंग रूलर की तरह बर्फीली हैं। रिक्रूट ने डब्ल्यूशान को सैल्यूट किया और फिर अपनी राइफल वापस वोंग रुई की तरफ तान दी, जो पागलों की तरह सफाई देने की कोशिश कर रहा है। वो दावा करता है कि उसका नाम वोंग रुअर है और वो डोंगलिन टाउन का ही रहने वाला एक सर्वाइवर है, लेकिन वाइन उसे बीच में ही टोक देता है। वोंग री अनजाने ही अपना सिर हिला देता है। वेचान कुछ सोचने के लिए रुकता है, पर उसे डोंगलिन टाउन में ऐसे किसी शख्स की कोई याद नहीं आती। जब उससे पूछा गया कि क्या और भी सर्वाइवर्स हैं, तो वोंग रुअर घबरा गया। वेचान की बढ़ती बेइज्जती को देख उसके बनाए हुए सारे बहाने गायब हो गए। उसने अपने दांत भींचे और मान लिया कि उसे नहीं पता, क्योंकि वो हमेशा अकेला ट्रैवल करता है और उसने शायद ही कभी दूसरों को देखा हो। वेन ने अपने आदमियों को उस पर नजर रखने का ऑर्डर दिया। वो आदमी बुरी तरह हिला हुआ है। वाइन रुकता है और उसे एक ठंडी नजरों से देखता है, जिससे डरकर वोंग रुई अपना मुंह बंद कर लेता है और गार्ड की निगरानी में वापस नीचे दुबक जाता है।
एक आखिरी चेतावनी भरी नजर डालने के बाद वायन वहां से चला जाता है और अपना ध्यान काम पर लगाता है। वो बैरक्स पहुंचता है और अपना पैनल खोलता है जहां उसे 10,000 पॉइंट्स दिखते हैं। काफ़ी पॉइंट्स होने की वजह से वो पावर स्टेशन की जानकारी निकालता है और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, होलोग्राफिक इमेज को कोर्टयार्ड के बीच में सेट करते हुए। रात के आसमान में एक सफ़ेद रोशनी चमकती है और 800 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आता है कि पावर स्टेशन बनने में 45 मिनट्स लगेंगे। वो एक रिक्रूट को वहां रुककर साइट की रखवाली करने का ऑर्डर देता है। कुछ कदम चलने के बाद वो रुकता है, ये सोचते हुए कि कहीं वो कुछ जरूरी तो नहीं भूल गया। तभी अचानक एक मिलिट्री डॉग बैरक्स से निकलकर उसकी तरफ दौड़ता है। उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ते हैं और वो उसके सिर को थपथपाकर मोर्चे की तरफ बढ़ जाता है। इस आपाधापी में वो छोटी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में इंतजार कर रहे उस घबराए हुए शाया के बारे में पूरी तरह भूल चुका है। उस कमरे के अंदर शियाओ डर और उलझन के मारे एक अंधेरे कोने में दुबका हुआ है, जब तक कि थकान उसे गहरी नींद में नहीं ले जाती। खिड़की के पास एक रिक्रूट पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है, जो लड़के को पूरी तरह अनदेखा करते हुए अपनी सेंट्री ड्यूटी निभा रहा है। वेन उस कुत्ते को वापस डिफेंसिव लाइन पर ले जाता है जहां तबाही जारी है। उसके लिए रोके गए ये मॉन्स्टर्स बस बहते हुए गर्म नंबर्स की तरह हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वहां के रात में घूमने वाले मॉन्स्टर्स कम होने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं। वेन को एहसास होता है कि आखिरकार काउंटर अटैक करने का समय आ गया है। हम देखते हैं कि उसके पैनल पर पॉइंट्स की गिनती 15,900 तक पहुंच गई है। बिना पल गंवाए वेचन आसपास के इलाके को हिरने के लिए और भी ज्यादा सोल्जर्स को रिक्रूट करने का फैसला करता है। वो बैरक्स मेन्यू खोलता है और 100 नए सोल्जर्स और 30 मिलिट्री डॉग्स को रिक्रूट करता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड पर कब्जा करने के लिए उसे पता है कि उसे सैनिकों की एक अटूट धारा पर भरोसा करना होगा। प्लान फाइनल होने के बाद वो फुर्ती से काम करता है और अपनी फोर्सेस को 1,0,1,0,0 आदमियों की 3 कंपनीज में बांट देता है, ताकि गली दर गली आगे बढ़ा जा सके। कदम दर कदम 300 रिक्रूट्स अपनी पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करते हैं और अपनी तरफ झपट रहे दहाड़ते हुए म्यूटेंट्स पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। गलियों को बड़ी सफाई से साफ कर दिया जाता है। जैसे ही और मदद पहुंचती है, वेन रिक्रूट्स को रास्ते की इमारतों पर कब्जा करने का ऑर्डर देता है। जल्द ही फौजें कमर्शियल स्ट्रीट के पास वाले चौराहे पर पहुंच जाती हैं। एक कार के मलबे के पास एक मॉन्स्टर अपना सिर झटके से घुमाता है, लेकिन उसका स्वागत एक ठंडी एनर्जी राउंड से होता है। गोली की आवाज़ अंधेरे को चीर देती है, सायों में अनगिनत चमकती आंखें दिखने लगती हैं और मॉन्स्टर्स का झुंड चौराहे की तरफ उमड़ पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे हमले का एक नया दौर शुरू हो गया है। फॉर्मेशन के बीच में खड़े होकर वैन शांति से अपनी पिस्टल नीचे करता है और एक मिलिट्री विसल को अपने दांतों से दबाता है। वो उस झुंड के रेंज में आने का इंतजार करता है। 300 रिक्रूट्स 3 अलग अलग दिशाओं में मुड़ते हैं और उनकी राइफल्स आग उगलने लगती हैं। इस ताबड़तोड़ गोलीबारी के सामने ये लड़ाई एक तरफा नरसंहार बन जाती है। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है और वो लगातार नज़ारा बदलते हुए रिक्रूट्स को पास की इमारतों पर कब्जा करने के लिए भेजता है, जब तक कि स्थिति पूरी तरह काबू में नहीं आ जाती। वो फिर से पैनल चेक करता है और देखता है कि पॉइंट्स एक बार फिर 10,000 के पार पहुंच गए हैं। बिना सोचे वो उन सबको और ज्यादा रिक्रूट्स पर खर्च कर देता है। जैसे ही नंबर 0 पर रीसेट होते हैं, एक मैकेनिकल नोटिफिकेशन ऐलान करता है कि पावर स्टेशन बनकर तैयार है, जिससे आखिरकार डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स पैनल अनलॉक हो जाता है। पावर स्टेशन एक्टिव होते ही बैरक्स का स्टेटस तुरंत बहाल हो जाता है। जैसे ही वो डिफेंस मेन्यू खोलता है, मेन पैनल पे एक नई टोटल एनर्जी की एंट्री दिखाई देती है। वो एनर्जी कैनन्स और एंटी एयर गन्स की स्पेक्स को चेक करता है। हालांकि अभी ये ज़्यादा फौज रखने जितना फायदेमंद नहीं है, पर बाद में स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचाए रखने के लिए ये बहुत काम आएंगे। आखिरी मॉन्स्टर के गिरते ही लड़ाई खत्म होने के करीब पहुंचती है। रिक्रूट्स एक साथ अपनी राइफल्स नीचे करते हैं। खून से सनी गलियों में रात की खामोशी वापस लौट आती है। हालांकि वो इसके लिए तैयार था, फिर भी नतीजों को देखकर वैन की आंखें फटी रह जाती हैं। ये भारी तादाद की खौफनाक ताकत है। ये सच में एक कमाल का मंजर है। खुद को संभालने के लिए गहरी सांस लेते हुए वो अपने बचे हुए 8,680 पॉइंट्स को अपनी चमकती आंखों से देखता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड को लेने के प्लान में अब तेजी लाई जा सकती है। हालांकि उसे अंदाजा नहीं है कि बैरक्स के दूसरी तरफ एक सुनसान गली में एक फूला हुआ म्यूटेंट सायों में छिप गया है, जिसके पीछे भारी कदमों की आवाज आ रही है। धीमी गुर्राहट के साथ मॉन्स्टर्स का एक विशाल झुंड कोने से निकलता है और बैरक्स को घेरने लगता है। उनके पीछे एक लंबा दुबला सा साया चल रहा है। ये साया, जो एक बीमार कर देने वाली हरी धुंध से घिरा है, टकटकी लगाकर बैरक्स को देख रहा है। पास ही काली सर्दियों के बीच एक और भयानक साया यानी पैट अंधेरे से देख रहा है। एक पल में हम देखते हैं कि वोंग रुअर, जो एक लावारिस होटल के सामने ऊँघ रहा था, अचानक जाग जाता है क्योंकि जमीन तेजी से कांपने लगती है। वो उस दिशा में देखता है जहाँ से वो आया था। उसकी आंखें खौफ के मारे फैल जाती हैं। वहीं पुराने सीवर्स की गहराइयों में
हमें डोंगलिन टाउन का इकलौता सेफ हाउस मिलता है। वहाँ का मुख्य दरवाज़ा टूटने की कगार पर है, जिस पर दरारें और बड़े बड़े दाग हैं। बाहर मरे हुए मॉन्स्टर्स के ढेर लगे हैं, जिनमें से ज़्यादातर बुरी तरह घायल हैं। लाशों से बदबूदार तरल पदार्थ निकल रहा है, जिससे उस धूप रहित सीवर में और भी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। मॉन्स्टर्स के उस ढेर के बीच एक छोटा सा विकृत म्यूटेंट जमीन पर हार मान चुका है, अपनी किस्मत से बच नहीं पा रहा। सेफ हाउस के अंदर मध्यम पीली लाइटें उस तंग जगह को बमुश्किल रोशन कर रही हैं। 14 सर्वाइवर्स एक साथ जमा हैं, अपनी ताकत वापस पाने के लिए खामोशी से खाना खा रहे हैं। दरवाज़ा बर्बाद होने के बाद यह जगह अब सुरक्षित नहीं रह गई है। हर तरफ एक भारी और दमघोंटू सन्नाटा पसरा है। ग्रैंडपा लू, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या सच में हमारे लिए कोई जगह बची है? दो चोटियों वाली एक छोटी लड़की अपने हाथ में ब्रेड का टुकड़ा लिए बुजुर्ग के पास जाकर डरते हुए पूछती है। बाकी सर्वाइवर्स भी एक साथ सिर उठाकर ओल्ड लू को अपनी तलवार से गंदगी साफ करते हुए देखते हैं। वो एक पल के लिए खामोश रहता है और फिर प्यार से लड़की के सिर को थपथपाता है। बिल्कुल है। वापस आते समय वो समझाता है, हमें एक फौज मिली थी। ब्रदर वोंग रुएर उनसे संपर्क करने पहले ही जा चुके हैं। उनकी साख को देखते हुए मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा। खाना खाने के बाद हम फौरन उनके पास चलेंगे। ये सुनकर आखिरकार उस लड़की के चेहरे पर मुस्कान आती है और वो अपनी बहन के पास लौट जाती है। बाकी लोग अब भी शक में हैं, पर कोई और रास्ता न होने की वजह से वो बस चुपचाप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और कामयाबी की दुआ करते हैं। ओल्ड लू के सामने एक औरत दीवार से लगकर बैठी है, जिसकी आंखें सूनी और खाली हैं। शाओ ठीक हो जाएगा, ओल्ड लो उसे दिलासा देने के लिए फुसफुसाता है। वो कोई जवाब नहीं देती। कुछ पल बाद ओल्ड लो खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज़ में कोई शक नहीं है। चलो चलते हैं। कहीं और वैन भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, 1-0-1-0-0 आदमियों की 3 कंपनीज को इकट्ठा करते हुए। कमर्शियल स्ट्रीट के कोने पर ये 300 रिक्रूट्स एक बहुत बड़े इलाके को घेरे हुए हैं। सैनिकों का एक काला समंदर, जिससे जानलेवा इरादों की ठंडी लहरें निकल रही हैं। अपने सामने खड़ी खामोश कतारों को देखकर वेचान एक हल्की सी घबराहट भरी उत्तेजना महसूस करता है। जब वो यहाँ तक आ ही गया है तो उसे अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। काउंटर अटैक का समय आ गया है। वो अपनी विसल को दांतों से दबाता है। ऑर्डर देने ही वाला होता है कि तभी डिफेंसिव लाइन के पीछे से अफरा तफरी का शोर सुनाई देता है। गोलियों की आवाज़, मॉन्स्टर्स के दहाड़ और जंगली गुर्राहट से हवा भर जाती है। बैरक्स पर हमला हुआ है। वहीन की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और वो पीछे मुड़ता है। हालांकि वो घबराता नहीं है। वो जल्दी से हालात का जायजा लेता है। जब तक हमलावर बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, रिक्रूट्स की फायर पावर उन्हें कुछ देर के लिए रोक लेगी, और इसलिए वो शांति से अपनी फौजों को तैनात करना शुरू करता है। चौराहे की रखवाली के लिए 100 रिक्रूट्स छोड़कर बाकी 200 को वापस बचाव के लिए ले जाता है। जाते हुए वेन तेजी से अपना बैरक्स इंटरफेस खोलता है, रिक्रूट आइकन चुनता है और एक एक पॉइंट को पागलों की तरह अपनी फौज बढ़ाने में लगा देता है। लाइंस के पीछे बैरक्स में हलचल तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि नए रिक्रूट्स बाहर निकलकर फौरन लड़ाई में कूद पड़ते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स का हमला इतना अचानक था और पास में इतने कम सैनिक थे कि वो समय पर सप्रेसिव फायर शुरू नहीं कर पाए, और नज़ारा देखते ही देखते एक कड़वे संघर्ष में बदल गया। एक रिक्रूट मुश्किल से एग्जिट तक पहुंचता है कि एक मॉन्स्टर साइड से उस पर झपट पड़ता है। वो उस वार को रोकने के लिए अपनी राइफल उठाता है, जबकि वो जीव अपनी खौफनाक शक्लें उसे काटने की कोशिश करता है। रिक्रूट उसे लात मारकर दूर करने में कामयाब रहता है और उसकी एनर्जी राइफल तुरंत चार्ज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने के लिए तैयार होता है, दूसरा और फिर तीसरा मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर्स की इस अंतहीन लहर के आगे बेबस वो रिक्रूट नीचे खींच लिया जाता है और थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बैरक्स के दरवाजे फिर खुलते हैं और एक और रिक्रूट बाहर दौड़ता है, पर उसे बस ये खौफनाक मंजर ही दिखाई देता है। ये मॉन्स्टर्स वाकई में बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। पुराने होटल में वोंग रुई खिड़की के पीछे से इस तबाही को देख रहा है। उसका दिल गुस्से और बेबसी से भरा हुआ है। उसकी रखवाली कर रहे सोल्जर्स पहले ही मॉन्स्टर्स के उस झुंड के हमले में मारे जा चुके हैं। वो अपने दांत पीसता है। उसे पता है कि उसे और मदद ढूंढनी होगी। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से कूदने की तैयारी करता है, एक चीख गूंजती है। नहीं! वोंग रुअर जम जाता है। उसके चेहरे पर गहरा शौक है। ये तो श्याओ है। वो भला यहाँ क्या कर रहा है? मदद के लिए एक और रोती हुई आवाज आती है, एक स्मोकर। अब ये एक समस्या है। वोंग रुई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि वो उस जीव की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा है, पर सब बेकार है। एक गंदी दमघोंटू बदबू उसे घेर लेती है और मायूसी छाने लगती है। पर ठीक उसी वक्त बैंग! एक ठंडी एनर्जी बोल्ट रात के आसमान को चीरती हुई आती है और सीधा उस टेंटिकल पर लगती है।
एक झटके के साथ वो अंग झुंड के बीच से ही कट जाता है। वो स्मोकर गुस्से में एक दहाड़ मारता है और वापस सायों में गायब हो जाता है। वोंग रुई अब आज़ाद है। वो ज़मीन पर गिरकर हाफने लगता है और उसकी धुंधली नज़रों को अब सब साफ दिखने लगता है। सामने से एक जोरदार कमांड गूंजती है, नीचे रहो, हिलना मत। उसका शरीर अकड़ जाता है और वो समझदारी दिखाते हुए वहीं रुकने का फैसला करता है। एक पल बाद सामने से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। लाल रंग के ट्रेसर्स हवा को चीरते हुए मॉन्स्टर्स के झुंड में धंसने लगते हैं। मॉन्स्टर्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे फसल काटी जा रही हो, और लड़ाई का पासा एक पल में पलट जाता है। शोर सुनकर आसपास के जीव तुरंत अपना ध्यान भटकाते हैं और हमारे नायक की तरफ फुफकारते हुए लपकते हैं। हालांकि उनका सामना जबरदस्त फायर पावर की लहरों से होता है। पॉइंट्स मिल रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो सही वक्त पर पहुंच गया है और वो रिक्रूट्स को बाकी बचे टारगेट्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। वेचन के चेहरे के भाव अब भी ठंडे हैं और वो 4 मिलिट्री डॉग्स को लेकर बैरक्स की तरफ बढ़ता है। बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर जैसे ही वो देखता है उसे पता चलता है कि जिन 2 रिक्रूट्स को उसने गार्ड पर छोड़ा था वो मारे जा चुके हैं, जिनमें बाद में हुए हमले में खोए सैनिक भी शामिल हैं। हताहतों की संख्या 30 से ज्यादा पहुंच गई है। शाओ खतरे में है। वोंग रुई गोलियों की धीमी होती आवाज के बीच पागलों की तरह चिल्लाता है। वेचन एक पल रुकता है, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं और वो शियाओ की तरफ भागता है। पर तभी ऊपर से एक चुभने वाली चीख गूंजती है और हमें एक भयानक साया दिखता है। हुडेड जैकेट में एक डरावनी आकृति ऊपर से छलांग लगाती है। एक हंटर। वैन की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं और वो इससे पहले कि देर हो जाए गोली चलाने के लिए अपनी राइफल उठाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक मिलिट्री डॉग बिजली की तरह आगे बढ़ता है और हवा में ही उस हंटर से टकराकर उसे जमीन पर पटक देता है। फौरन बाकी 3 कुत्ते भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और उस पर बेरहमी से हमला कर देते हैं। हंटर एक आखिरी चीख मारता है और हार मान लेता है। खाते में 300 पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं। वोंग रुई, जो अभी भी जमीन पर है, फटी आंखों से ये सब देखता है। इतना ताकतवर म्यूटेंट इतनी आसानी से मार दिया गया। हालांकि वेन को कोई हैरानी नहीं है। तेज रफ्तार और फुर्ती, यही इन कुत्तों का मकसद है। वो उन्हें सीटी मारकर बुलाता है और बैरक्स को छोड़कर छोटी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। इसी बीच एक फूला हुआ मोटा मॉन्स्टर उनकी नजरों से बचकर उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने में कामयाब हो जाता है। अंदर लिविंग रूम में अंधेरा और अफरा तफरी मची है। सीढ़ियों पर मरे हुए जीवों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। ऊपर की मंजिल से रह रहकर सिसकने की आवाज वेन के कानों तक पहुंचती है और उसका दिल बैठ जाता है। वो भागकर ऊपर जाता है और देखता है कि शियाओ फर्श पर घुटनों के बल बैठी है, हाथ अपने मुंह पर रखा है और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। एक रिक्रूट सीढ़ियों की दीवार से लगकर बेजान पड़ा है। जख्मों से लथपथ होने के बावजूद उसने अपनी एनर्जी राइफल को एक डिफेंसिव पोस्चर में थामे रखा है, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी हैं। वाइन एकदम खामोश हो जाता है। उस सोल्जर ने अपने ऑर्डर्स को बखूबी निभाया और आखिरी दम तक टारगेट की रक्षा की। ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उसे रोक कर रखा था। शाओ सिसकते हुए खुद को कोसने लगती है। वाइन को यह आदमी याद है। उसका बलिदान बेकार नहीं गया। उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए वाइन अपनी भावनाओं पर काबू पाता है। यह जगह अब सेफ नहीं है और उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ाता है, नीचे छोड़े हुए डॉग्स अचानक बेकाबू होकर भौंकने लगते हैं। उसे किसी अनहोनी का एहसास होता है और वह फौरन पीछे मुड़ता है। नीचे से आती एक भारी गूंज सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। यह एक बूमर है, वही म्यूटेंट जिससे वह इस वक्त बिल्कुल नहीं टकराना चाहता था। वह खतरे को खत्म करने के लिए नीचे की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही बूमर दरवाजे पर आता है, 2 मिलिट्री डॉग्स उस पर झपट पड़ते हैं। वे उसके फूले हुए जिस्म में अपने दांत गड़ा देते हैं और एक जोरदार धमाके के साथ वह जीव फट जाता है। उस भारी शॉक वेव से दोनों डॉग्स पीछे जा गिरते हैं। बाकी बचे 2 डॉग्स पर एक गाढ़ा और चिपचिपा फ्लूइड गिर जाता है, जिससे उनकी देखने और सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस कीचड़ जैसे पदार्थ ने उनकी हरकतें थाम दी हैं। 500 पॉइंट्स की एक नोटिफिकेशन चमकती है, लेकिन वाइन का ध्यान कहीं और है। एक बार अगर वह फ्लूइड निकल जाए तो अंजाम बहुत भयानक होता है। किसी मातम की घंटी की तरह शहर के पश्चिमी छोर पर एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंजती है। फिर भारी कदमों की आहट से आसपास की इमारतें थरथराने लगती हैं। वह आवाज बहुत डरावनी और भारी है। हर दिशा से खूंखार दहाड़ें उठने लगती हैं जो उनके करीब आ रही हैं। हमला शुरू हो चुका है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि मॉन्स्टर्स ने शहर के हर कोने से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। वाइन अपनी मिलिट्री विसल बजाकर डॉग्स को गाइड करता है और शाओ को लेकर इमारत से बाहर भागता है। घायल जानवर लड़खड़ाते हुए उनके पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंडरग्राउंड सुरंगों के अंदर एल्डर यू सर्वाइवर्स को
पश्चिमी एग्जिट की ओर ले जा रहे हैं। तभी उनके कदम अचानक रुक जाते हैं। ऊपर से भारी कदमों की गड़गड़ाहट सुनकर उनका चेहरा उतर जाता है। पूरी सुरंग कांप रही है, जिसे सुनकर किसी भी बहादुर का दिल बैठ जाए। एक सर्वाइवर डरते हुए मॉन्स्टर्स के बारे में पूछता है और एल्डर उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि करते हैं। यह एक मॉन्स्टर टाइड है। ये सच सामने आते ही हर तरफ दहशत फैल जाती है। इस वक्त मॉन्स्टर टाइड आने का मतलब है कि सतह अब एक जंग का मैदान बन चुकी है। एल्डर यूज सबको शांत रहकर आगे बढ़ने का हुक्म देते हैं। बचने की उम्मीद में डरा हुआ ग्रुप उनके पीछे चल देता है। उधर पश्चिमी छोर पर स्थित बैरक्स का नजारा डरावना है, जहां 100 से ज्यादा रिक्रूट्स अपनी राइफल्स लेकर एकदम अनुशासित तरीके से खड़े हैं। बैरक्स मशीन की तरह काम कर रहे हैं। नए सोल्जर्स तैयार कर रहे हैं जो तुरंत अपनी सेफ्टी पेरीमीटर बढ़ाने के लिए डिफेंसिव लाइन में शामिल हो रहे हैं। वेइन के लिए ये 2 इमारतें उसकी जान है और वे इनमें से किसी को भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। हर एनर्जी राइफल अब फुल्ली चार्ज्ड है और शोर की दिशा में तनी हुई है। सन्नाटे के बीच सोल्जर्स पहली लहर के आने का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हुए दबाव के बीच वॉन्ग ग्रूअर घबराया हुआ है। तभी वो कुछ अजीब देखता है। वेइन का शरीर चमक रहा है। वेइन तुरंत अपना कमांडर इंटरफेस खोलता है। उसका लेवल 1 है और एनर्जी रिजर्व्स 30% पर है। उन 2 म्यूटेंट से मिले पॉइंट्स की वजह से उसका टोटल अब 2,60,000 हो गया है, जिससे वह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मेन्यू खोल पाता है। वह बिना सोचे एनर्जी कैनन का आइकन चुनता है। इसकी कीमत 1,000 पॉइंट्स है और उसकी उंगलियों के पास एक हरा होलोग्राफिक ढांचा दिखाई देता है। वो इसे पावर स्टेशन के पास एक चौराहे पर लगा देता है और एक सफेद रोशनी अंधेरे आसमान को चमका देती है। नोटिफिकेशन आती है कि कैनन बनने में 1 मिनट लगेगा, इसलिए वह दूसरा कैनन लगाने की जगह ढूंढने के लिए रिक्रूट्स के बीच से निकलता है। समय बहुत कम है। जैसे ही वह अगली जगह चुनता है, सड़क के आखिरी छोर से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। वे हर तरफ हैं, परछाइयों का एक कभी न खत्म होने वाला समंदर। अपनी पिछली जिंदगी में यह सब देखने के बावजूद वेन का दिल पहले कभी इतनी तेजी से नहीं धड़का था। उसे पता है कि अगर ये लहर उन्हें निगल गई तो सब यहीं खत्म हो जाएगा। अपनी घबराहट को दबाते हुए वह सड़क के दूसरी तरफ भागता है। भागते हुए वेन अपनी मिलिट्री विसल को होठों तक ले जाता है और सही वक्त का इंतजार करता है। जैसे ही दुश्मन किल जोन में आते हैं, वो इशारा करता है। उसके हुक्म पर एनर्जी राइफल से लाल आग बरसने लगती है, जो अंधेरे में रोशनी का एक जाल सा बुनती है। एनर्जी बोल्ट्स के वार से मॉन्स्टर्स पीछे हटने लगते हैं। जैसे जैसे वे गिर रहे हैं, वेन के पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। रिक्रूट्स ने पहली लहर को मजबूती से रोक कर रखा है। उनकी ताकत देखकर वॉन्ग रुई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। पास ही खड़ी शाओ अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि उसकी आवाज से फॉर्मेशन का ध्यान न भटके। तभी एक मॉन्स्टर छत से सीधा एक रिक्रूट पर कूदता है, लेकिन वो पूरी तरह शांत रहकर उस पर एक जोरदार हमला करता है। वह जीव हवा में ही ढेर हो जाता है। वह इन नोटिफिकेशंस को नज़रअंदाज करते हुए एक जानवर को गोली मारता है और रिक्रूट स्टेटस चेक करता है। वेटरन की फायर पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। वह अपने कमांड सेंटर के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन वह जानता है कि पहले ये रात गुजारनी होगी। उसकी कमांडर्स पिस्टल लगातार आग उगल रही है। तभी पास की एक इमारत से जोरदार धमाका होता है। दीवारें गिर जाती हैं और मलबे के बीच से मॉन्स्टर्स का एक नया झुंड बाहर निकलता है। वे सेफ्टी पेरीमीटर से सिर्फ 10 मीटर दूर हैं। उनकी बदबू हवा में फैल चुकी है। वेइन तुरंत करीब आ रहे खतरों पर गोलियां चलाने लगता है। दीवारें टूट रही हैं और छतों से गिरते हुए मॉन्स्टर्स काली बारिश की तरह लग रहे हैं। डिफेंसिव लाइन पर दबाव असहनीय हो जाता है और कुछ रिक्रूट्स शहीद होने लगते हैं। वॉन्ग रुई डर के मारे कांप रहा है। वेइन के माथे पर पसीना है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और मन ही मन पहले एनर्जी कैनन के चालू होने का इंतजार करता है। बस कुछ देर और पासा पलट सकता है। वह कैनन के आखिरी 5 सेकंड्स का काउंटडाउन देखता है। तभी दूर से किसी बैल जैसी डरावनी आवाज गूंजती है। वॉन्ग रुई मुड़कर देखता है तो सड़क के अंत में 3 विशाल और ताकतवर सिलुएट्स उनकी तरफ बढ़ रही हैं। उन्हें देखकर उसके पैर जवाब दे जाते हैं, क्योंकि वे एक साथ 3 चार्जर्स का सामना कर रहे हैं। जैसे ही रक्षा घेरा टूटने वाला होता है, वही इनकी आंखें चमकती हैं। काउंटडाउन खत्म हो चुका है और पावर स्टेशन के पास एक चांदी के रंग की डिफेंसिव टरेट खड़ी हो जाती है। सिस्टम ऐलान करता है कि एनर्जी कैनन तैयार है। कैनन के भारी पैर जमीन में धंस जाते हैं और इसके 4 बैरल चमकने लगते हैं। बैरल घूमते ही गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, जो अंधेरे में रोशनी की जंजीरें जैसी लगती हैं। उन 3 चार्जर्स के परखच्चे उड़ जाते हैं। उनके भारी शरीर किसी कपड़े की गुड़िया की तरह सड़क पर गिरते हैं। वे आए तो बहुत तेजी से थे, पर मारे उससे भी जल्दी गए। वेन के पॉइंट्स 1430 और बढ़ जाते हैं। वॉन्ग रुई यह सब देखकर सन्न रह गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिन जीवों ने पूरी स्क्वाड्स खत्म कर दी थीं, वे चंद सेकंड में ढेर हो गए। वेन को भी उम्मीद नहीं थी कि कैनन इतना खतरनाक होगा। शाओ भी दंग है और सोच रही है कि क्या ये सब वेन के प्लान का हिस्सा था।
उसके मन में एक नई उम्मीद जगती है कि शायद यही वह शख्स है जो डोंगलिन टाउन की मुसीबत खत्म कर सकता है। सिस्टम की आवाज़ गूंजती है कि अगला एनर्जी कैनन तैयार है और धमाकों के बीच ज़ॉम्बीज़ का सफाया होने लगता है। जैसे जैसे एनर्जी कैनन्स अपना काम शुरू करते हैं, वे खूंखार दरिंदों को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। एक हंटर अंधेरे से कूदता है, लेकिन पलक झपकते ही उसके टुकड़े हो जाते हैं। 300 पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं। दूर खड़ा वांग रुई इस दिव्य तकनीक को देखकर हैरान है। हालात अब काबू में आ रहे हैं। जल्द ही तीसरा और चौथा कैनन भी चालू हो जाता है। वेइन उन्हें चारों कोनों पर लगा देता है ताकि बैरक्स और पावर स्टेशन पूरी तरह सुरक्षित रहें। उसके कमांडर इंटरफेस पर पॉइंट्स की बरसात होने लगती है। 8,000, 9,000, 10,000। सुरक्षा घेरे के अंदर से नए सोल्जर्स बाहर निकल रहे हैं और सेफ्टी जोन बढ़ता जा रहा है। अब लड़ाई पूरी तरह पलट चुकी है। वेइन के सीने से एक भारी बोझ उतर जाता है। उसकी कमांडर्स पिस्टल फिर से चार्ज हो चुकी है। वह आसमान में चमकते काउंटडाउन को देखता है। 363 दिन, 23 घंटे और 57 मिनट। उसे पता है कि इस किले को जीतना ही एकमात्र रास्ता है। वहीं दूसरी ओर शहर के पूर्वी हिस्से में एक रहस्यमयी धुंध छाई हुई है। वहां सैकड़ों ऑर्क्स इकट्ठा हैं, जिनके हाथों में हथियार और बड़ी बड़ी तलवारें हैं। कबाड़ के कवच पहने ये ऑर्क्स इस बंजर दुनिया की चौथी बड़ी नस्ल हैं। हरे रंग की चमड़ी वाले ये जीव जुगाड़ू तकनीक बनाने में माहिर हैं और ज़ॉम्बी हॉर्ड्स को कुचलकर सत्ता में आए हैं। उनका लीडर अपनी भारी बंदूक उठाता है और दहाड़ता है कि अब उनकी बारी है। वे शहर के बीच की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में आने वाले हर इंसान या ज़ॉम्बी को काटते हुए। लेकिन ऑक्स अकेले नहीं है। उत्तर से खूंखार जानवरों का झुंड भी आगे बढ़ रहा है। सब इस मौके का फायदा उठाकर शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। वापस हमारे नायक के पास लड़ाई को 2 घंटे बीत चुके हैं। चारों एनर्जी कैनन्स अब ओवरहीट होकर बंद हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस इलाके के ज़ॉम्बीज़ का सफाया हो चुका है। बैटल समरी सामने आती है। 6,000 साधारण ज़ॉम्बीज़ और 12 एलीट मारे गए। हालांकि 13 रिक्रूट्स और 5 मिलिट्री डॉग्स इस संघर्ष में शहीद हुए। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।